बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। केयर ऑफ न्यू बॉर्न मतलब कि बच्चा पैदा हुआ है, उसकी आपने केयर किस तरह करनी है। मतलब उसको माँ के साथ किस तरह चिमेड़ना है कि उस माँ की हीट, बॉडी की हीट बच्चे को जाए। देखो ना, जब वो माँ के पेट के अंदर होता है, ठीक है, सारी फीमेल्स अपने पेट का टेम्परेचर थोड़ा सा मेजर करके देखें एक दफ़ा, ठीक है। इनसाइड टेम्परेचर के साथ बच्चे अपने आप को अकोमोडेट किया होता है। अब जो ही उसकी पर वेजाइनल या सी सेक्शन के जैसे भी डिलीवरी हुई है और वो इन्वायरमेंट वाले में दूसरे में आया है, ठीक है, तो उस बच्चे की अब ना तो साइड ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है, ना ही कुछ और है, सिंपल बस नंगा बच्चा है ये। तो इसको किस तरह हम केयर करें कि ये बॉडी अडॉप्ट करे और अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखे, न्यूट्रिशन का शिकार ना हो। तो मेरी जान इसके लिए जो है ना, आप सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके वो ब्रेस्ट फीड के ऊपर ले जाएं बच्चे को, ठीक है। नंबर 1 पे आपने ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो उसकी मेक श्योर करनी है। 1 घंटा कहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा देर है तो 2 to 4 आवर के अंदर अंदर आपने ब्रेस्ट फीड को स्टार्ट करवाना होता है, ठीक है। फिर आपने पैदाइश के फ़ौरन बाद उसकी टांग के ऊपर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसे हम कहते हैं विटामिन के का इंजेक्शन होता है, ठीक है। वजह क्या है, हमने उसको किसी भी हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न से जो है ना वो उसको बचाना होता है, क्योंकि लीवर इतना मैच्योर नहीं है कि वो फैक्टर्स बना सके, तो इस वजह से फिर आपने बच्चे की पोजीशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। या तो उसको स्पाइन पोजीशन में रखो या उसको राइट साइडेड जो है ना वो उसको आप रख सकते हो। ये 2 पोजीशन आपकी इंपॉर्टेंट है इसी में। फिर साथ में ही आपने उसका कॉम्ब टेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको पता चले इसको कोई और बीमारी तो नहीं है। तो कॉम्ब अगर, क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, अलॉन्ग विद आप हेपेटाइटिस बी की जो है ना वो वैक्सीन लगा दोगे उसको, ठीक है, ताकि उसको वहाँ से हो जाए। और इसका टेम्परेचर रेगुलेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर रेगुलेशन आपने करवाना होता है, ठीक है। अब इसके अंदर थर्मो न्यूट्रल एक इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट वो आपने क्रिएट करना होता है ताकि ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा। और फिर आपने क्या करना है, वॉश हैंड टू हैंडल दी बेबी। जो दादा दादी नाना नानी पकड़ने के लिए आया तो उसको पहले सैनिटाइज करवा लेना। ये ना हो कि वो बाहर से जरासीम लेके नए नवेरे बच्चे को जो है ना वो पकड़ के इन्फेक्टेड कर दें, ठीक है। और फिर उसकी अम्बिलिकल जो कार्ड है उसके ऊपर उसके नाना दादी दादी को कोई गोबर नहीं लगाने देना, कोई प्याज के छिलके नहीं लगाने देने, कोई घी नहीं लगाने देना। सिंपल सिपरेट से साफ करके उसको जो है ना वो आप करेंगे। उससे कहना है कि यहाँ पर ना टेटनस होने के चांसेस बहुत है, अगर वो गोबर लगा दें, मुँह में दाइयाँ लगा दिया करती हैं, ठीक है। फिर आपने उसका साथ में ही जो है ना वो वेट कर लेना है, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट रात के कितने बज रहे हैं, 2:20 हो रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी नींद काफ़ी आई हुई, बोला भी नहीं जा रहा। एनीवेज़ लास्ट वीडियो हमारी न्यूनाटोलॉजी की इंशाल्लाह कवर हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ आपने वेट हो गया, उसकी आप हाइट कर लोगे और उसके हेड का सरकमफ्रेंस कर लेगा। हालाँकि वो डोले शायद चूहा तो नहीं है, मतलब कि माइक्रोकेफली तो नहीं है उसको, ठीक है। फिर उसको अगर माँ इसरार कर रही है कि वो नहाना है, इस बच्चे को नहलाना नहीं, एटलीस्ट 24 आवर तक तो उसको रुक जाना चाहिए ना। तो बाथिंग जो है ना वो डिले करनी है जब तक कि हाइपोथर्मिया के चांसेस ख़त्म ना हो जाए। बच्चा अपनी उसे कहना नहा लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। और साथ में आपने इसकी ग्लूकोज टेस्टिंग जो है ना वो करनी होती है। तो इन सारों को याद रखने के लिए एक बुक के अंदर छोटा सा निमोनिक है, बीवी वर्क, ठीक है, बीवी वर्क इन पीसीबी, ठीक है, पीसीबी, पी से पोजीशनिंग, सी से कॉम टेस्ट और बी से क्या होगा, बेबी होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आ गया। फिर हमारे पास है बी बीवी वर्क इन पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, टू वॉश हैंड, तो टी से टेम्परेचर, वॉश से हाथ धो देने हैं, ठीक है। मैयर बेबी ग्लूकोज, टू मैयर बेबी ग्लूकोज, तो मैयरमेंट ये है, बेबी बाथिंग हो गया और ग्लूकोज ये होगा। तो ये एक छोटा सा निमोनिक है, अगर ये सारे लिख दोगे तो आप इसमें एक पोजीशन होती है कैंगरो मदर केयर में, मतलब जिस तरह
जो ही बच्चा पैदा होता है उसको माँ के साथ चंबेड़ दिया जाता है, क्योंकि वो माँ से हीट लेके अपने आप को थर्मो न्यूट्रल एनवायरनमेंट के अंदर शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कैंगरो बेबी, कैंगरो मदर केयर। ठीक है, ये होती है। अब एक होता है यहाँ पे कंडीशन 2 लिखी हुई है, हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया के बारे में। बस वो जल्दी से हम डिस्कशन कर लेते हैं, तो इसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हाइपोथर्मिया होता है एक कंडीशन, एक हमारे पास होती है जी हाइपरथर्मिया। ठीक है, जब कोर बॉडी टेम्परेचर बेबी का 35 से कम गिर जाए तो वो हाइपोथर्मिया होता है। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली क्यों उसको इतनी ठंड हो गई है, जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जो है ना हीट लॉस हो गई है कंडक्शन से, जिस चीज़ से वो लग रहा है, ठीक है, जिस कपड़े से लग रहा है वहाँ पे कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, रेडिएशन से, या फिर अवेपोरेशन से उसकी हीट कहीं ना कहीं ये 4 प्रोसेस से निकल रही है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन और हमारे पास एवेपोरेशन के ज़रिए। ठीक है, अब प्री टर्म इन्फेंट के अंदर बेसिकली होता क्या है कि फ़ैट जो है ना, ब्राउन फैट बच्चों का जो होता है वो बहुत कम होता है। तो फैट ने तो इंसुलेशन देनी होती है, तो फैट कम है तो इसका है, या फिर हाइट रेशियो ऑफ द बॉडी सरफेस और बॉडी जो है ना वो सारी की सारी ब्राउन फैट के स्टोर यूँ कह लें कम होते हैं, जिसकी वजह से वो शिवरिंग हो गया और वो वेजो कंस्ट्रिक्शन मैकेनिज्म सारा एक्टिवेट हो जाता है। इंट्रा यूट्राइन अगर किसी बच्चे को ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है तो उसके अंदर भी यही चीज़ें होंगी, बॉडी वेट कम होगा और इवन बर्थ एस्फिक्सिया के अंदर देखा गया। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग आपको किस तरह पता चलेगा बच्चा हाइपोथर्मिया में जा रहा है। अब उसको टच करेंगे तो आपको कूल्ड लगेगा, वो बच्चा कूल टू टच होगा, वीक कराई होगी। ठीक है, और वो सकिंग जो है ना उसकी पावर बहुत कम, माँ कहेगी ये ठंडा ठंडा मुझे लग रहा है और ये अच्छे से दूध भी नहीं पी पा रहा। ठीक है, और हिल जुल भी उसका कम होगा, डिक्रीज एक्टिविटी होएगा, सोया सोया रहेगा, इरेगुलर जो है ना उसकी ब्रेथिंग होगी, सांस कम होगा। ठीक है, फिर स्लो हार्ट रेट होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, साइनोसिस होगी और हमारे पास जनरलाइज ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिसिटी क्या हो सकती है इसके ऐसे बच्चे के अंदर, क्योंकि हर चीज़ एक्टिविटी कम है तो इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सका, पीएच एसिडोसिस होता है क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा है ना इसके अंदर। ठीक है, तो सांस का हमारा तो एसिडोसिस हो सकती है और हार्ट रेट कम हो सकता है और इवन एपनिया हो सकता है। हाइपरथर्मिया कब उसको कहेंगे, जब 37.5 डिग्री से ज़्यादा उसका टेम्परेचर जा जाए। वजह क्या है, उसको कोई सेप्सिस हो गया, इन्फेक्शन के अंदर कहते हैं ना बुखार हो जाना, या उसको डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा, या हमने बहुत ओवर हीटिंग कर दिया, ओवर रैप कर दिया, मुझे उसको बालू नहीं बना देना। ठीक है, उसको इतना करना है कि उसको हवा भी कुछ ना कुछ लग जाए। इंक्रीज इन्वायरमेंटल टेम्परेचर उसका जो है ना वो आपने हद से ज़्यादा कर दी, या फिर वो फोटोथेरापी चल रही है तो इसके अंदर हो सकता है ज़्यादा आपने डिहाइड्रेशन कर दिया, या माँ को फीवर था ड्यूरिंग डिलीवरी तो मेटरनल फीवर की वजह से हमारे पास हो सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, उसका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, वो टैकीकार्डिया के साथ आएगा, टैकिपनिया के साथ आएगा, डिहाइड्रेशन के साथ आएगा, एसिडोसिस के साथ आएगा, ब्रेन डैमेज होगा और आपके पास इवन वो डेथ भी कर सकता है। इतना अगर ये सवेयर हो जाए तो आपके पास ये पेशेंट डेथ की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो बाकी और उसने कुछ कंडीशन लिखी हुई हैं, देयर आर 3 ब्लड वेसल्स के जो इशू है ना हाइपोथर्मिया के अंदर, वो अगर आप देख लोगे तो एक अच्छी बात हो जाएगी। जो हाइपोथर्मिया के पेशेंट होती है ना उनके अंदर ब्लड डिसऑर्डर में डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन हो सकती है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेजेस हो सकती हैं। ठीक है, और हमारे पास पल्मोनरी हेमरेजेस, मतलब फेफड़ों में, दिमाग में और बाकी ओवरऑल वेसल के अंदर हेमरेजेस आपको दिख सकती हैं। ठीक है, बाकी प्रिवेंशन आप इसके अंदर कर सकती हो, रिमूव कर सकती हो जितने भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। बात ना करवाओ जल्दी, ड्राई रखो बच्चे को जितना हो सकता है, बेड वार्मर इन्वायरमेंट में रखो। टेम्परेचर रूम का जो है ना वो अगर 22 से आप 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रखोगे तो बच्चा सर्वाइव कर जाता है। ठीक है, तो कुछ हमारे पास कंबल ऐसे होते हैं, वार्मर होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी रेडिएंट वार्मर हमारे पास आ जाती हैं, और मैनेज करना है जितना भी सेफ्टीज है। ठीक है, तो बस यही है कि हम थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट बेसिकली होता क्या कि इन्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर एट विच हीट प्रोडक्शन एंड O2 कंजप्शन इज मिनिमल। थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट अगर एग्जामिनर पूछ ले कहेंगे वो इन्वायरमेंट जिसकी अंदर बेबी जो है ना हीट की प्रोडक्शन और हमारे पास जो ऑक्सीजन की कंजप्शन है वो कम से कम रख दे। ठीक है, और अपने कोर बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन कर ले, उसे हम थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट कहेंगे। बाकी हमारे पास कुछ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आती है जिसके अंदर ब्रेस्ट में हमारे पास कहते हैं कि बेस्ट है और ईजीएस्ट टॉलरेटेड फूड है। ठीक है, और जो आप बच्चे को दे सकती हैं। मेंटेन हमने वेट कितना करना है, बच्चे का बेबी का वेट 50 to 60 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे के हिसाब से हमने करना है, और वो
साथ में बेबी जो वेट गेन कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, वो हमारे पास 100 से 120 किलो कैलोरीज पर केजी पर डे के हिसाब से कर। अच्छा, लिपिड जो है ना उसके अंदर हमारे पास सोर्स ऑफ कैलोरीज के अंदर जो हमारे पास होना चाहिए उसमें लिपिड 35% होना चाहिए, प्रोटीन उसका 15% होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट उसका 50% होगा, तभी मज़ा आएगा आपको उसकी बेबी की केयर करने के अंदर। ठीक है, बाकी न्यूट्रिशन कंसीडरेशन में कह रहा है कि हमारे पास अगर वो 34 से 38 वीक का है तो आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं, बोतल से करवा सकते हैं। अगर 34 वीक से कम है तो वो सक नहीं कर पाएगा, तो आपने फिर ट्यूब फीडिंग करवानी होती है। विटामिन सप्लीमेंट देते रहना है, ठीक है, आयरन सप्लीमेंट उसको देते रहना, फोलिक एसिड सप्लीमेंट देते रहना अगर उसको हीमोलिटिक एनीमिया है तो वो सारे के सारे। फिर अगर नहीं है तो फिर हम उसको टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन की तरफ भी ले जा सकते हैं। आईवी जो है ना उसको जो है ना वो न्यूट्रिएंट सारे दे सकते हैं और सप्लीमेंट उसके अंदर आ जाएंगे, फिर जितने भी विटामिन है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इन किन पेशेंट में टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन, वो बेबी जो 2 हफ्ते से एनपीओ पे हैं, ठीक है, उनके अंदर हमें हर सूरत शुरू में पारेंटल मतलब आईवी भी लाइन मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर जिनका इंटेक जो है ना वो बहुत कम है, पुअर इंटेक है, तो उनके अंदर भी हम आईवी मेंटेन करके जो है ना वो हम करते हैं। लो बर्थ वेट बेबी के अंदर करते हैं। ठीक है, उनका डेली वेट लो, डेली इंटेक और आउटपुट उसको देख लो। ठीक है, वाइटल साइन देखते रहो, फैट का सोल्यूशन देते रहो। ठीक है, और फोटोथेरापी के ऊपर उसकी मॉनिटरिंग करो, हाइपर बिलोरुबिनीमिया तो नहीं है, वो सारी की सारी कंडीशन आप इसके अंदर रूल आउट कर लेंगे। तो ये केयर है न्यू बॉर्न की जो भी आपने करनी होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक रह गया है कर्नेक्टेरस, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, बस मोटी मोटी सी बात है, अगर आपके पास आ जाए कर्नेक्टेरस क्या होता है तो वो भी यार लगे हाथ यहीं पे देख लो। मतलब हमने वो जॉन्डिस वाला सारा पढ़ा हुआ है ना, तो अभी आपको एक कर्नेक्टेरस भी जो है ना वो KERNICTERUS, यस यही स्पेलिंग है कर्नेक्टेरस। बेसिकली है क्या, न्यूरोलॉजिकल अगर सिम्टम दिमाग के ऊपर जो है ना, देखो पॉइंटर भी सारे मुक गए हैं आज मेरे। न्यूरोलॉजिकल अगर सिम्टम्स आना शुरू हो जाए ड्यू टू अनकॉन्जुगेटेड बिलोरिबन, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलोरिबन ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया, वो बेसिकली क्या करेगा, ब्रेन सेल के अंदर जो है ना वो दिमाग को चढ़ जाना यूँ कहना। ठीक है, तो ब्रेन सेल के ऊपर जाके एक्ट करेगा। प्री टर्म न्यूनेट में जो है ना वो लोअर लेवल होता है, इसका 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है ना एक एवरेज वैल्यू याद रखना। अगर इनडायरेक्ट बिलोरिबन 20 मिलीग्राम से ज़्यादा हो गया तो मसला है न्यूनेट्स के अंदर। ठीक है, और इवन कि अगर सिक है फुल टर्म के बेबी, उनके अंदर भी हमारे पास मसला है। ये बेसिकली डैमेज क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड, और वहाँ पे जो आपका बेजल न्यूक्लियाई है उनको जो है ना वो गैंग्लिया हो गया, और क्रेनियल नर्व नंबर 3 और हमारे पास 8 जो है ना उनकी न्यूक्लियाई को जो है ना वो डैमेज करेंगे, इंटरफेयर करती हैं बेसिकली ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ऑफ द न्यूरॉन। बस ये बात आप बता देना कि ये ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होती है न्यूरॉन की, उनको ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूरॉन जो है ना वो पक्के पक्के डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, मेजोरिटी जो है ना वो अगर आपने जल्दी इसको ना दिखे, इसकी एक एक्यूट कंडीशन होती है और एक हमारे पास क्रोनिक कंडीशन होती है। एक्यूट फ़ौरन से 2-3 दिनों में आ जाती है, क्रोनिक आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिवेल्प होती है। ठीक है, तो यही है कि आप अगर इसको मेजॉरिटी लोग अगर ट्रीट ना करवाएं तो बच्चे की डेथ हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल साइन में परमानेंट रह जाती है, लेथार्जी होता है, पुअर फीड करता है, उसके रिफ्लेक्सेस मोटर रिफ्लेक्स कम हो जाते हैं, हाई पिच क्राई होती है, हेड रिट्रैक्टेड होता है जिसे हम ऑप्थोनमस मतलब अकड़ा हुआ जो है ना वो सर आपको नज़र आएगा उसका, अप रोलिंग जो है ना वो उसकी आइज़ आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, डेफनेस हो सकती है, स्क्विंट हो सकता है, सीजर होता है, माल्टल रिटार्डेशन, कोमा के अंदर जाएगा और उसकी डेथ हो सकती है। प्रिवेंट किस तरह करना है, अनकॉन्जुगेटेड बिलोरिबन है तो आप इसके अंदर सिंपल फोटोथेरापी जो है ना वो कर सकती हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकती हैं, और फॉलो अप जो है ना वो आप उसके रखेंगे। बाकी एक होता है ब्रेस्ट मिल्क की वजह से हमारे पास भी जॉन्डिस हो जाता है, वो किस वजह से होता है, ब्रेस्ट मिल्क मतलब ब्रेस्ट के अंदर हमारे पास क्या है कि फ्री फैटी एसिड होते हैं, स्टीराइड होते हैं, बीटा ग्लूक्रोनाइडेज होता है, जो कि बिलोरिबन की कॉन्जुगेशन नहीं होने देता लीवर के अंदर। ठीक है, तो ब्रेस्ट मिल्क का ये एक थोड़ा सा है ड्रॉबैक कि वो नहीं होने देते, लेकिन लेट ऑन सेट में वो कह रहा है कि 10 से 15 दिन के बाद जो है ना वो बच्चा नॉर्मल हो जाता है, इतना कोई मसला नहीं होता इसमें। फिर कुछ परसिस्टेंट जॉन्डिस है, अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा हमारे पास जॉन्डिस चल रहा है तो वो परसिस्टेंट जॉन्डिस होता है। इसके लिए हमारे पास वही है, प्री मैच्योरिटी हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म, डाउन सिंड्रोम, गैलेक्टोसीमिया, वो सारे के सारे। एक हमारे पास होता है क्लोस्टेटिक जॉन्डिस, मतलब उसकी जो
बाइल का जो है ना वो स्टेसी बाइल बन ठीक रहा है, लेकिन वो स्टेसिस हो गया है, उसकी बिलरी डक्ट जो है ना वो ठीक नहीं बनी हुई, तो इसके अंदर भी हमारे पास बड़े मसाइल आ जाते हैं। ठीक है, ये था अनकॉन्जुगेटेड के बारे में। अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलोरिबन जो है ना वो 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए, तो वो फिर हमारे पास होता है कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलोरिबिनीमिया। अनकॉन्जुगेटेड को कनेक्टिरस में लिखेंगे, कॉन्जुगेटेड अगर 2 से भी ज़्यादा, ये 20 था इसका, यहाँ पे है 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा तो हमारे पास वो कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलोरिबिनीमिया की कंडीशन है। ठीक है, बाकी यही है कि इसके अंदर वो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, लीवर सेल की इंजरी हो सकती है, बाकी मेटाबॉलिक इन्फेक्शन। मैनेजमेंट क्या है, डिपेंड करता है काज के ऊपर। अगर सेप्सिस है तो एंटीबायोटिक्स दे दो। ठीक है, आप इसके अंदर फिनोबार्बिटोन दे सकते हो जो कि इन्हांस करती है ये कोलिसिस्टिक एक्टिविटीज़ को। ठीक है, बिलियरी अट्रेजिया है तो आप सर्जिकल प्रोसीजर का लो, केसाइज प्रोसीजर होता है। ठीक है, पारेंटल न्यूट्रिशन दे सकते हो, अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो लीवर ट्रांसप्लांट कर दो। इसके अंदर आपने ना बेसिकली उसके ब्लड को देखना होता है, स्टूल का कलर और यूरिन का। यूरिन डार्क हो जाएगा और स्टूल जो है ना वो लाइट कलर के हो जाते हैं, क्योंकि सारे का सारा जो बाइल है वो दोबारा ब्लड में अब्जॉर्ब होकर यूरिन में आना शुरू कर देगा। तो ये निशानी होती है कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरूबिनीमिया में। दैट्स ऑल अबाउट होपफुली न्यूनोटोलॉजी के छोटे मोटे बाकी कुछ टॉपिक रह गए हैं, वो आपने अगर रीड भी कर लोगे ना तो मतलब कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बंदा इतने मेडिसिन और सर्जरी पढ़ लेता है कि उसको इजीली कवर कर लेगा। दैट्स ऑल अबाउट न्यूनोटोलॉजी। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी, योर प्रीशियस पीरियड।